हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने अर्थिंग को टोटली फिनिश कर लिया था। उससे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम चलते हैं अपने पूरे ड्राइंग के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंटरनल वायरिंग पे। तो फ्रेंड्स, इंटरनल वायरिंग में दो वायरिंग होती है, एक लाइट एंड फैन की जिसमें हम लो लोड को चलाते हैं, और एक पावर वायरिंग होती है जिसमें हम लोग हैवी लोड चलाते हैं। जैसे हैवी लोड मीन्स हीटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, प्रेस हो गया, एसी हो गया। ये जो लोड होते हैं वो हैवी लोड के अंडर में आते हैं, इनको ज़्यादा पावर कंजम्पशन करना पड़ता है। तो ये दोनों वायरिंगें अलग अलग हैं लेकिन है इंटरनल वायरिंग का ही पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग लाइट एंड फैन वायरिंग को समझेंगे, इसके क्या क्या नियम है, इसको करते कैसे हैं, और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम पावर वायरिंग देखेंगे कि पावर वायरिंग को कैसे करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट बनते हैं। उसके बाद दोनों को मिक्स करके देखेंगे कि अगर इनके समय दोनों साथ में करना पड़ जाए तो किन किन बातों का ध्यान रख के हम वायरिंग करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना इंटरनल वायरिंग का पहला पार्ट, लाइट एंड फैन वायरिंग। तो देखिए, लाइट एंड फैन वायरिंग में सबसे पहले हमें कुछ सिंबल इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप ड्राइंग बनाना शुरू करोगे, मान लेते हैं आपका सीट है, आप इस पे अगर ड्राइंग बनाना शुरू करोगे, कहीं पे स्विच बोर्ड आपको दिखाना है, कहीं पे लाइट दिखाना है, कहीं पे फैन दिखाना है, तो आप एक्चुअल इमेज तो बनाओगे नहीं कि बोर्ड होता है तो भाई बोर्ड ऐसे बना दिए, इसमें सॉकेट पॉइंट दिखा दिए, इसमें पॉइंट दिखा दिए, ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल अपनाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी रूल ने दिया था कि आप ये सिंबल यूज करो। हमने अपने घर से नहीं बना रहे हैं। अगर हम घर से बनाते तो आपका सिंबल कुछ और होता, हमारा सिंबल कुछ और होता, लेकिन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ने हमको कुछ सिंबल दे दिए गए हैं, उसी सिंबल को हमें यूज करना है। तो सबसे पहले आप इन सिंबल को एक बार देख लीजिए, ये हमें बार बार रिपीट होने वाले हैं। मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों से कहा था कि आप मेन सिंबल जो है उनको एक बार आप रिकॉल करके देख लें क्या क्या बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए 10-15 सिंबल लेके आया हूं जिनका हम लोग आगे यूज करते रहेंगे। देखिए, अगर एनर्जी मीटर को दिखाना हो तो एक राउंड, उसके अंदर स्क्वायर। मेन स्विच को दिखाना हो तो एक रेक्टेंगल, उस पे ये। उसके बाद अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को दिखाना हो तो एक रेक्टेंगल में लिख देंगे डीबी। अगर स्विच बोर्ड दिखाना हो तो एक रेक्टेंगल में लिख देंगे स्विच बोर्ड। अगर बल्ब दिखाना हो तो एक क्रॉस। अगर वाटर लाइट बल्ब यानी कि जो पानी के अंदर लगते हैं उनको सिर्फ गार्ड कर देंगे, यानी एक बाहर से बॉक्स बना के अंदर स्क्वायर बना देंगे। अगर ट्यूब लाइट है तो इस तरीके से दिखाएंगे। अगर 5 एम्पियर का सॉकेट है तो सिंगल, और अगर 15 एम्पियर का सॉकेट है तो डबल। इस चीज को आप सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया था, उसको मैं लेने चला गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हमारे पास 15 एम्पियर का सॉकेट है तो डबल बनाएंगे। अगर सीलिंग फैन दिखाना हो तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। आपने एग्जॉस्ट फैन भी देखा होगा, जो हम अक्सर लोग किचन से हवा बाहर निकालने के लिए या फिर ऐसी जगह जहाँ पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हो उसको हम बाहर निकालने के लिए एक कूलर टाइप का फैन ही लगाते हैं। सिंपल वो कूलर का ही फैन होता है, बस उल्टा लगा देते तो वो हवा अंदर न देके हवा बाहर की तरफ खींच के फेंकता है। तो एग्जॉस्ट फैन होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे से जानते होगे आप इनको। उसके बाद इलेक्ट्रिक बेल है। आपने इलेक्ट्रिक बेल भी देखा होगा, आप अलार्म दबाते हो, बेल स्विच दबाते हो तो अंदर एक बेल बजती है। बेल बजती है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक बेल बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक से बजती है। तो इलेक्ट्रिक बेल जहां पे लगाना हम ऐसे लगाएंगे। पुश बटन ऐसे बनाएंगे। पुश बटन आपको पता होगा क्या होगा। आप अगर इंडस्ट्री वगैरह में गए होंगे तो वहां देखा होगा आपने, हरा और लाल दो बटन होता है, आप उनको टच करते हो तो ऑन होता है, एक टच करते हो तो ऑफ होता है। अगर आप इंडस्ट्रीज में नहीं गए हो तो आप समरसेबल वगैरह का जो होता है उसका भी आप स्टार्टर देख सकते हो। उस स्टार्टर में आपको दो बटन मिलते हैं, एक को आप दबाते हो तो ऑन हो जाता है, एक को दबाते हो तो ऑफ हो जाता है। वो बेसिकली क्या है, पुश बटन है, यानी कि वो ऐसा बटन जिसको हम पुश करके ऑन ऑफ करें वो पुश बटन है। तो हमें अगर पुश बटन दिखाना हो तो हम कुछ इस तरह दिखाएंगे। अगर फैन रेगुलेटर लगाना हो और फैन रेगुलेटर को हमें क्या करना है, इस पर प्रदर्शित करना हो तो क्या करेंगे, कुछ इस तरीके का आप स्क्वायर में इमोजी याद रखना,
इमोजी में जस्ट उल्टा होता है, इसमें आप उल्टा याद रखना। ये नहीं कि ऐसे बना के चले आए कुछ इस तरीके से, तो ये गलत हो जाएगा। आप रेगुलेटर को एज इट इज ऐसे ही बनाओगे, ठीक है, उल्टा इमोजी। उसके बाद स्विच, अगर आपको कहीं स्विच लगाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये सिंगल वे स्विच है, अगर आपको 2 वे स्विच बनाना हो तो कुछ आप इस तरीके से भी बना सकते हो। इसमें 3 पॉइंट हो जाएगा, एक आपका इस पे टच करेगा, एक आपका इस पे टच करेगा। ये कॉमन वे, ये पॉइंट कॉमन होता है, ये दोनों पे बारी बारी से टच करता है, इसको बोलते हैं 2 वे स्विच। ठीक है, तो ये 15 मेन सिंबल हैं। आप इन मेन सिंबल को क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आप इसको अपने कॉपी पे नोट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए है क्या, ये चैप्टर ऐसा नहीं कि आप सीधा वायरिंग ही करना शुरू कर दो। आप सीधा वायरिंग नहीं कर सकते, वायरिंग से पहले जो वायरिंग के रूल हैं आप वो जानोगे। यानी कि सीधा सीधा फंडा ये है कि इसमें कुछ थ्योरी भी है, जिससे कि क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। आपने अगर प्रीवियस ईयर के 2-4 साल 10 साल के पेपर देखो तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जो इंटरनल वायरिंग का थ्योरी बेस है। तो आप उन थ्योरी बेस को अगर स्किप करके जाओगे तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें आपकी छूट जाएंगी जो कि आपको आगे यूज करनी है। जैसे कि बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वायर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वायर का साइज क्या होना चाहिए, कितना लाइट लगेगा, कितना फैन लगेगा, ये सब सारा कैलकुलेशन है। अगर आप इन कैलकुलेशन को मिस करके आगे चले गए तो प्रॉब्लम आएगी। आप क्वेश्चन पे करोगे, मैं क्वेश्चन में बता दूंगा कि भाई यहाँ पे ये स्विच यूज करो, आप यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे यूज करो, इतने ल्यूमेन का बल्ब यूज करो। आप यूज तो कर लोगे लेकिन आपको चीजें क्लियर नहीं होगी कि ये आया कहाँ से। तो आइए पहले उस बेसिक को पकड़ते हैं जहां से हम लोग मिस करके आगे निकल जाते हैं। तो हम लोग मिस नहीं करते बेसिक को, बेसिक भी शुरू करते हैं। एक लेक्चर में या फिर मे बी 1.5 लेक्चर 2 लेक्चर में बेसिक हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, सीधा वायरिंग पे चलेंगे। फिर वायरिंग करेंगे तो ये चीजें हमारे एक बार रिकॉल में रहेंगी तो हम आसानी से वायरिंग कर पाएंगे। चलिए चलते हैं थ्योरी बेस पे, कुछ हम लोग थ्योरी देखते हैं क्या क्या थ्योरी है इसमें। तो देखिए, अगर जब आपको वायरिंग करना हो, मान लीजिए आपने डिप्लोमा कर लिया, आप नहीं चले गए, आपको बोल दिया गया कि आप 2 BHK का रूम है, 2 BHK का रूम है, आप इसकी वायरिंग कर दो, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 रूम है, मैं सीधा सीधा लाइट लगाऊंगा, फैन लगाऊंगा, सॉकेट लगाऊंगा, जो जो रिक्वायरमेंट होगी लगा दूंगा और वायर खींच के उसमें जोड़ दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका भी कोई मेथड होता है। देखिए कौन कौन सा मेथड होता है। तो हमारा पहला हेडिंग क्या होगा, मेथड ऑफ वायरिंग। क्या होगा हेडिंग, मेथड ऑफ वायरिंग, वायरिंग के सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में वायरिंग जो है बेसिकली हम 2 सिद्धांत पे करते हैं। पहला होता है हमारा जंक्शन बॉक्स सिस्टम या ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम। ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम या इसको हम लोग ट्री सिस्टम भी बोलते हैं, ट्री सिस्टम। इससे पहले शायद आप लोगों ने इसको सुना भी होगा। देखिए जंक्शन बॉक्स में या फिर ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम में होता क्या है कि मान लेते हैं आपकी एक लाइन गई है, ये फेज हो गई, ये न्यूट्रल हो गई, यही 2 सिंगल फेज में जाएगी क्योंकि हम सिंगल फेज की वायरिंग पढ़ रहे हैं, अभी 3 फेज की तो पढ़ नहीं रहे हैं। 3 फेज की वायरिंग भी देखेंगे अगर पावर वायरिंग में मिलेगा तो हम लोग सीधा सिंगल फेज की सप्लाई ले गए, ये सिंगल फेज की सप्लाई है, फेज और न्यूट्रल जाएगा इसमें। अगर आपको बीच में 2 बल्ब लगाने हो, मान लेते हैं एक बल्ब यहाँ पे है B1 और एक बल्ब यहाँ पे है B2, तो आप सोचोगे कि चलो सीधा सीधा क्या करते हैं, सीधा सीधा हम यहाँ से फेज लेते हैं, ये स्विच हम लगाएंगे ही लगाएंगे। देखिए ये स्विच हो गया, स्विच का दोनों सिरा निकल गया, ये स्विच हो गया, इसका दोनों सिरा निकल गया, ये S2 है, ये S1 है, S1 से ये B1 कंट्रोल होगा, S2 से B2 कंट्रोल होगा। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा। एक तो हमारे पास ये सिस्टम है कि यहाँ पे हम
एक ज्वाइंट बनाएं और न्यूट्रल यहां से इसको दे दें और यहां पे एक ज्वाइंट बनाएं, यहां से फेज लेकर आए, पहले स्विच को दें, स्विच के बाद से हम किसको दे दें, बल्ब को। अब करंट इधर से आएगी, स्विच में जाएगी, स्विच जैसे ही ऑन होगा आगे की तरफ सप्लाई जाएगी और ये बल्ब न्यूट्रल से सर्किट कंप्लीट करके ग्लो होने लगेगा। ये सिस्टम हो गया। इसको अगर देना हो तो आपको पता है यहां से आप न्यूट्रल को कुछ जंक्शन बनाया आपने ऐसे, ये न्यूट्रल दे दिया, फेज देने की बारी आई तो आपने यहां पे एक जंक्शन बनाया, यहां से आपने स्विच को दे दिया, स्विच जैसे ही ऑन होगा किसको सप्लाई दे देगा, बल्ब को। अब इधर से सर्किट कंप्लीट होके बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो बीच में आपने कुछ ज्वाइंट बना दिया ना, बीच में आपने क्या किया, ज्वाइंट बना दिया। अब इस ज्वाइंट पे आप तार कसोगे और आगे को सप्लाई लेके आप स्विच से और बल्ब को, चाहे जिसको भी आप, जो भी लोड आप चलाना चाह रहे हो चला लोगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम। आप ज्वाइंट बॉक्स यूज करते, इसी को क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बॉक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, तार की खपत तो कम होती है क्योंकि आपको सीधा सीधा है, तार आपने जहां से जोड़ा, जितनी जरूरत होगी आप उतना ही तार यूज करोगे और यहां से आप कनेक्शन लेके अपना जो भी इक्विपमेंट चलाना है उसको आप चला लोगे। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं, एक और मेथड है, इसको हम बोलते हैं लूप इन मेथड। लूप इन मेथड, देखिए लूप इन मेथड में होता क्या है कि मैं लूप इन मेथड का आई थिंक डायग्राम अगर यहां बनाऊं तो काफी सुटेबल होगा, यहां पे आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा मैं बनाने जा रहा हूं यहां लूप इन मेथड। लूप इन मेथड देखिए, ये मान लेते हैं आपका स्विच 1 है और ये आपका B1 है, ये आपका स्विच 2 है और इससे कंट्रोल होने वाला आपका ये B2 है। आई होप आप लोगों को यहां तक दिख रहा होगा, कोई इसमें समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, दिख रहा है काम का, चलिए कोई बात नहीं, इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। होगा क्या, आप फिर से यहां से फेज ले चलोगे और न्यूट्रल ले चलोगे, यही तो करोगे आप। लेकिन इसमें आप करोगे क्या, देखिए फेज लेकर आप डायरेक्ट आओगे स्विच में और उसके बाद स्विच से आप यहाँ ज्वाइंट तो करोगे क्योंकि स्विच में आपको ज्वाइंट तो करना ही करना है। स्विच तो ऐसा आता नहीं कि आप तार के साथ लगा दिए वो करंट लेने लगेगा, आपको तार को काटना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो ज्वाइंट बनना ही है। कोई बात नहीं, इससे हमें दिक्कत नहीं होगी। फिर यहीं से आप एक ज्वाइंट बना के निकलोगे और ऊपर चले जाओगे और फिर आप जाओगे स्विच बोर्ड 2 में सप्लाई दोगे उसके ज्वाइंट पे। आपने स्विच 2 को सप्लाई दे दिया, फिर यहां से आप लूप करके निकलोगे, आगे की तरफ चले जाओगे अगर आपको आगे यूज करना है तो। न्यूट्रल क्या होगा, देखिए स्विच जो ये फेज है ये स्विच से निकल के बल्ब को चला जाएगा, ये भी फेज स्विच से निकल के बल्ब को चला जाएगा। अभी हमें सर्किट कंप्लीट कराने के न्यूट्रल देना है, तो देखिए न्यूट्रल भी कुछ इसी तरीके से ही जाएगा। आप इसको साफ बनाइएगा, पहले यहाँ न्यूट्रल आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लूप होगा तो न्यूट्रल फिर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा और फिर कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। किसके लिए, यहाँ पे जुड़ेगा, फिर यहीं से ये ऊपर की तरफ जाके आगे चला जाएगा। मैंने डॉटेड इसलिए दिखाया ताकि आपको दोनों लाइनों में क्लियरिटी हो सके। तो देखिए इसमें आपको कहीं पे भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे ज्वाइंट मिला हो। आप जिस पॉइंट पे कनेक्शन कर रहे हो उसको आप ज्वाइंट नहीं बोलते। ज्वाइंट इन द सेंस ये होता है कि आप अगर वायर को बीच से कहीं से काट के वहां पे अगर कोई ज्वाइंट कर रहे हो तो उसको हम लोग ज्वाइंट मानते हैं। जिस जगह पे हमें स्विच लगाना है, बल्ब लगाना है, वहां तो हमें तार को जोड़ना ही जोड़ना है, तो उसको हम लोग ज्वाइंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं लूप सिस्टम। लूप में क्या होगा,
वायर आएगा, इससे लूप होके आगे को चला जाएगा, इससे लूप होके आगे को चला जाएगा। अब फ्यूचर में अगर आपसे कोई बोल दे कि स्विच 1 और स्विच 2 आपस में लूप हैं, तो आपस में लूप होने का मतलब ये है कि किसी एक स्विच 1 या 2 में आया हुआ है सप्लाई, वहीं से जुड़ के अगले वाले को गया है, इसीलिए ये दोनों आपस में लूप इन है। ठीक है, यहाँ पे लूप इन नहीं है, यहाँ पे इस ज्वाइंट से ये स्विच चल रहा है और इस ज्वाइंट से ये स्विच चल रहा है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इनकेस यहाँ से ब्रेक हुआ तो आपका ये सिस्टम भी खुल जाएगा, लेकिन अगर आपका यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये सिस्टम आपका अभी भी रनिंग में रहेगा। तो आइए दोनों का हम लोग फायदा देखते हैं और नुकसान देखते हैं क्या होता है। इसमें फायदा ये है कि आपकी वायर खपत कम होगी, और इसको आपको देख के ही लग रहा है कि एक बार तार आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, तो इसमें वायर की खपत ज्यादा होगी। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कम होगी, इसमें ज्यादा होगी, वायर लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट किस पे चलते हैं, कौन सा विश्वसनीय है, ये वाला या ये वाला। विश्वसनीय हम कहेंगे ये वाला ज्यादा, ये वाला कम है। क्यों? आपको पता है कि अगर वायर में कहीं पे भी ज्वाइंट लग गया तो आप उसको कितना हो स्ट्रांग कस दो, भले ही आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा आपने यहाँ पे ज्वाइंट लगा दिया है, लेकिन धीरे धीरे फ्यूचर में यहाँ पे कार्बन जनरेट होगा, कांटेक्ट रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा और I²/R के फॉर्म में हीट निकलने लगेगी। क्या निकलेगी? हीट। अब जैसे जैसे यहाँ पे हीट बढ़ती जाएगी, आप कंटिन्यू लोड को चला रहे हो, हीट बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका ज्वाइंट गल जाएगा। क्योंकि आप अगर इंटरनल वायरिंग किए हो या केसिंग केपिंग की वायरिंग किए हो तो ये आपको दिखेगा ही नहीं कि कहाँ पे ज्वाइंट गया है हमारा। अब ये तो गल गया, यहाँ से सर्किट हो गई आपकी पूरी ब्रेक। अगर ये गल जाएगा तो सर्किट आपकी पूरी ब्रेक हो गई, आपका सारा सिस्टम बंद पड़ गया। अब आप अपनी पूरी वायरिंग को निकाल के खोल रहे हो और देख रहे हो ज्वाइंट हमारा था कहाँ पे। अभी तो हमें यही नहीं पता कि ज्वाइंट गला है, हम तो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ज्वाइंट गला है क्योंकि यहीं पे I² के रूप में हीट ज्यादा निकलेगी, और जब हीट ज्यादा निकलेगी तो यहाँ पे पंक्चर हो जाएगा हमारा वायर। अब जब यहाँ से ब्रेक हो गया, हमें पता भी नहीं कि यहीं पे ब्रेक है, हम सारा सिस्टम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। क्यों? क्योंकि आप बोर्ड को भी इजीली खोल सकते हो, और जहां आपने पॉइंट को कसा है लोड वाले, आप उसको भी इजीली खोल के निकाल सकते हो। नहीं निकालोगे, आप बल्ब निकाल लोगे, स्विच निकाल लोगे, तो यहाँ पे तो आपको ज्वाइंट आसानी से दिख जाएगा। लेकिन ये वायर तो आपका क्या है, छत के अंदर दौड़ा है या फिर पाइप के अंदर दौड़ा है, आपको तो दिख भी नहीं रहा कि वायर कहाँ पे है। तो अगर ये वायर कहीं से ब्रेक हो गया तो आपको पूरी वायरिंग खोलनी पड़ जाएगी, तब जाके आपको फॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय ये ज्यादा नहीं है, विश्वसनीय ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको ऑल ओवर पूरे वायरिंग में सिर्फ ज्वाइंट कहाँ मिल रहा है, या तो स्विच के पास या तो लोड के पास। क्योंकि अगर कहीं फॉल्ट हुआ इसमें, कहीं फॉल्ट हुआ इसमें, तो हम क्या करते हैं, स्विच को देख लेंगे, लोड को देख लेंगे, कहीं पे भी वायर टूटा होगा तो हमें दिख जाएगा, हमारा तुरंत फॉल्ट मिल जाएगा। ज्वाइंट नहीं है बीच में कहीं, तो यहाँ पे फॉल्ट आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अगर कोई फॉल्ट आता है तो ज्वाइंट पे आता है। आप ये अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लो। कोई पूछ देगा कि एक रनिंग वायर है और एक में ज्वाइंट है और एक प्लेन है, तो किस में फॉल्ट होने का चांस ज्यादा है? तो जिसमें ज्वाइंट होगा वहां पे फॉल्ट होने का चांस ज्यादा होता है। क्यों होता है, मैंने आपको हीट के फॉर्म में बता दिया कि इसीलिए ज्यादा यहाँ पे चांस होता है कि ये फेल हो जाए। ठीक, तो पहला हमने बताया कि इसमें वायर कम लगता है, इसमें ज्यादा लगता है, नो डाउट इसमें ज्यादा लगता है। लेकिन दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, ये कम रिलायबल है, लेकिन ये रिलायबल ज्यादा है। अगर ये विश्वसनीय ज्यादा है तो ये ज्यादा दिन तक चलेगा, ये कम दिन तक चलेगा। तो हम किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे? लूप इन मेथड को। ठीक, तो ये आप जान लो कि लूप इन मेथड हम आगे से यूज करेंगे, हम ज्वाइंट सिस्टम को नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, कहीं से अगर ज्वाइंट खुल गया या हीट के फॉर्म में निकल गया तो ये रहा आपके लिए कि कौन सा ज्यादा प्रेफर करेंगे। तीसरा चीज अगर मैं आपको मेंशन करना सिखाऊं तो आप ये देखोगे कि ये विश्वसनीय है, ये कम विश्वसनीय है। अगर आपको टेम्परेरी वायरिंग करनी हो, जैसे शादी विवाह का फंक्शन हो रहा हो, कोई पार्टी वगैरह चल रही हो,
या फिर आपको टेम्पररी 2-4 दिनों के लिए कोई वायरिंग करनी हो, तो आप लूप इन मेथड को नहीं प्रीफर करोगे। आप टेम्पररी ज्वाइंट सिस्टम को प्रीफर करो, 2-4 दिन हमारा लोड चलेगा, फिर इसको खोल के हटा लेंगे, हमारा तार का भी खपत कम आएगा। लेकिन अगर आप लूप इन मेथड को करोगे तो तार भी ज़्यादा लगेगा, कठिनाई भी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे जहाँ हमें लॉन्ग टर्म के लिए वायरिंग करनी होती है, हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? लूप इन मेथड। लेकिन अगर हमें टेम्परेरी टाइम के लिए, टेम्परेरी बेस पे शॉर्ट पीरियड के लिए हमें कोई वायरिंग करनी हो तो किसकी वो करते हैं हम? ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम की। तो अब आप लोगों ने ये ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम और लूप इन मेथड को देख लिया होगा, आप इसको बना लीजिए। अब से आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम या फिर लूप इन मेथड में आपको कौन सा सुविधाजनक है, कहाँ ज़्यादा सुविधाजनक है, आप इजीली बता लोगे। जहाँ टेम्परेरी करना है या शॉर्ट टाइम के लिए करना है, हम ये मेथड यूज़ करेंगे। जहाँ हमें ज़्यादा टाइम के लिए करना है, यानी कि जैसे घरों की वायरिंग होती है, आप एक बार वायरिंग कर गए फिर भूल जाओगे कब की वायरिंग हुई है, तो कौन सा मेथड लगाओगे आप? लूप इन मेथड लगाओगे। ठीक है। तो अब आप, और दूसरी चीज़, अगर जो हम वायरिंग पढ़ने जा रहे हैं, अगर किसी घर की वायरिंग कर रहे हैं, किसी स्कूल की वायरिंग कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ की वायरिंग कर रहे हैं, तो हम शॉर्ट टाइम के लिए नहीं करते, ऐसी वायरिंग करते हैं कि वो लंबे दिनों तक चले। तो हम मेथड कौन सा हमेशा यूज़ करेंगे? लूप इन मेथड। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट कर चुके होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है आखिर। तो यही बेसिकली मतलब होता है कि ज्वाइंट में और लूप में अंतर क्या है। लूप में कहीं ज्वाइंट नहीं मिलता, लेकिन ज्वाइंट में ज्वाइंट मिलता है। और ज्वाइंट के क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियां मैंने बता दिया। लाभ यह है कि तार कम लगता है, लेकिन हानि है कि ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। ठीक, अब मैं इस टॉपिक पे थोड़ा अभी स्लो चलूंगा, क्योंकि अगर आप 70 नंबर का पेपर देखो तो 30 नंबर की एक वायरिंग आती है। अगर एग्जामिनर का मूड डिस्टर्ब रहा तो इससे थ्योरी भी पूछ लेता है, तो हो सकता है ये 30 से बढ़ के 35-40 नंबर की भी हो जाए। यानी कि आपकी पासिंग मार्क तो इंटरनल वायरिंग ही है। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे साथ धीरे धीरे सीख गए इंटरनल वायरिंग, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे, अगर आप मेरे साथ धीरे धीरे इंटरनल वायरिंग सीख गए, हो सकता है 6-7 लेक्चर लग जाए इसमें, कोई नो डाउट। हमारे पास बहुत टाइम है, अभी 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम है हमारे पास। तो हम 6-7 दिन में इसको क्या करेंगे? सीख लेंगे। अगर इंटरनल वायरिंग आप 6-7 दिन, 8 दिन या 10 दिन में भी सीख गए आराम से, एक बार में नहीं क्लियर हो रहा है, 1 घंटे का वीडियो आप 2 बार दिन में देखो, 3 बार देखो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सीखो चीज़ को। जैसे ही आप इस चीज़ को सीख जाओगे, इसके आगे की जो वायरिंग है, पावर वायरिंग है, ट्रांसमिशन की वायरिंग है, जो भी वायरिंग है, आप कहोगे कि यस मुझे तो ये पता है, क्योंकि मैंने इंटरनल वायरिंग में बेसिक फंडा समझ लिया है। अब आपको क्या करना होगा? मुझे बस हिंट करना होगा, आप तड़ातड़ क्वेश्चन लगाते जाओगे। तो आप इसको पेशेंस बना के सीखो, देखो क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें से आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो, सिर्फ 10-20% ऐसे बंदे होंगे जिनको ये सब टर्म पता होगा। ऐसे बंदे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जिनको भी सब टर्म ही नहीं पता। ये उनकी गलती नहीं, उनके मैनेजमेंट की गलती है। जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनको सिखाया नहीं जा रहा है, या फिर टीचर के फैकल्टी की कमी है, या फिर कुछ बच्चों की भी कमी होती है। सीधा सीधा फैकल्टी को हम दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि चाहे बंदा तो आदमी किताब से भी पढ़ सकता है, चीज़ों को सीख सकता है। लेकिन नो डाउट मैं आपके लिए आ चुका हूँ, अब मैं आप लोगों को आगे ले चलूँगा। तो देखिए, एक और काम करिए आप लोग, डीजेपी इलेक्ट्रिकल, ये हमारे YouTube चैनल का नाम है। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, बोलिए उनसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, और जब ये वीडियो अपलोड करेंगे तो उनको भी आसानी से मिलती रहे और वो भी चीज़ों को सीख के आगे चलें, ताकि उनको एग्जाम में कोई समस्या ना आए। तो आप लोग जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में इनको शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप सीधा वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दीजिए। एक नीचे ऑप्शन रहता है कमेंट का, आप सीधा उसके नीचे कमेंट करिए, जो भी दिक्कत आपको आ रही हो। मैं कमेंट पे रिप्लाई देता हूँ, पूरा कमेंट आप लोगों का पढ़ता हूँ। अगर फर्दर आपको और भी कोई क्वेरी है, जैसे आपका कोई क्वेश्चन फंस रहा है या फिर कहीं आप अटक गए हो, तो डीजेपी इलेक्ट्रिकल नाम से ही टेलीग्राम भी चैनल है मेरा, टेलीग्राम चैनल। अगर आप टेलीग्राम अभी इंस्टॉल नहीं किया तो आप टेलीग्राम पे आ जाओ, क्योंकि स्टडी का सारा कंटेंट टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध मिलेगा। तो आप टेलीग्राम को इंस्टॉल करके इसको ज्वाइन कर लीजिए, और इस पर हमें डीजेपी इलेक्ट्रिकल के नाम से सर्च करेंगे तो हम भी मिल जाएंगे। और डीजेपी इलेक्ट्रिकल में एक डिस्कस का भी ऑप्शन होता है, आप डिस्कस पे क्लिक करोगे तो डीजेपी इलेक्ट्रिकल चैट में चले जाओगे। आप वहाँ से क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन
पूछ सकते हो। तो चलिए मेथड से हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वायरिंग का मेथड तो हो गया, अब क्या है टाइप ऑफ वायरिंग। अब आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज कि अभी तो मेथड पढ़े थे, अब टाइप भी उसमें पता नहीं कहां से आ गया। तो मेथड और टाइप दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं कैसे। आप कोई भी वायरिंग करने जा रहे हो किसी भी चीज की, तो या तो लूपिंग सिस्टम में करोगे या तो ज्वाइंट पे करोगे कि नहीं। लेकिन आपको मान लीजिए लूपिंग करने में आसानी हो रही है, आप परमानेंट वायरिंग करने जा रहे हो, अब आप परमानेंट वायरिंग करोगे, आपने लूपिंग मेथड को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन जब आप घर की वायरिंग करने जाओगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप इसकी वायरिंग कर कैसे सकते हो। मेथड तो रहेगा लूपिंग, लेकिन पहला देखिए, हो सकता है आप क्लैट वायरिंग कर दो। कौन सी वायरिंग? क्लैट वायरिंग, CLEAT, क्लैट वायरिंग या इसको क्लीट वायरिंग में बोलते हैं। अब आप लूपिन को सेलेक्ट कर लिए, लेकिन आप ये सोचोगे कि लूपिन तो यूज करेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं हमारे पास फंड बहुत कम है, वायर को हम हॉरिजॉन्टली जहां जहां ले जाना है सुटेबल रूप से ले जा करके पिन की सहायता से, आप तो बहुत सारे काजू पिन आ चुके हैं, नहीं तो पहले और मेथड के पिन आते थे वायर को टांगने के लिए। आप पिन की सहायता से जगह जगह पिन मारकर आप क्या करो, वायर को टिका दो वहीं पे। तो ये हो गई क्लैट वायरिंग। लेकिन अभी भी मेथड कौन सा इसमें यूज करेंगे? लूपिन का ही। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है बेटन वायरिंग। कौन सी वायरिंग? बेटन वायरिंग। अब देखिए बेटन वायरिंग में क्या करते हैं, BETTEN, बेटन वायरिंग। ये वायरिंग बहुत ही पुराने मेथड की वायरिंग है। ये मेथड कौन सी है? बहुत पुरानी मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जहां जहां हमको वायर ले जाना होता है पहले से ही पाथ को डिसाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका रूम है, अब आपको रूम में यहां तक ले जाना है वायर, फिर यहां तक ले जाना है वायर, आपने डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे आप एक लकड़ी का पट्टा क्या लगाते हो, पहले से ही लगा देते हो। अब लकड़ी का पट्टा आपने लगा दिया, एक आपका फ्रेम तैयार हो गया। इस फ्रेम पे आप क्या करते हो कि वायर जितने भी जाने हैं अब इसी फ्रेम पे वायर जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। जब फ्रेम पे वायर जाएगा तो फ्रेम पे हम पिन और कुछ भी लगाकर यहीं पे वायर को अटका देंगे। तो ये हो जाता है बेटन वायरिंग। आप अगर पुराने वर्कशॉप वगैरह में जाओ तो आपको अभी भी वायर दिखेंगे, लकड़ी की पट्टी होगी और उस लकड़ी के पट्टी पे आप वायर को देखोगे टंगा हुआ। तो ये बहुत ही पुराने फैशन की वायरिंग है, अब ये आपको नए जमाने में नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन टेम्परेरी वायरिंग अगर हमें करनी है फंक्शन वगैरह पे तो हम क्लीट वायरिंग अभी भी कर लेते हैं। तो ठीक है, तो बेटन वायरिंग सिंपल सा एक लकड़ी का पट्टा पहले लग जाता है, उसके ऊपर हम लोग क्लीट वायरिंग ही करते हैं। अब इसका यूज नहीं मिलता। देखिए तीसरा क्या है, केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। देखिए इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा कि अगर वायर आप किसी घर में जाओ तो आपको हॉरिजॉन्टल पे कुछ पाइपें दिखती हैं, उस पाइप के अंदर आपको वायर मिलेगा। वो पाइप स्क्वायर भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, एक पहले हम कुछ हाफ एल टाइप का, यानी कि ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, पहले पाइप को लगा देते हैं, उसके अंदर वायर को फैला के ऊपर से एक पट्टी का ढक्कन होता है, उसको हम लोग उससे ढक देते हैं। तो ये होती है केसिंग और केपिंग की वायरिंग। आपको ये सरफेस पे तो दिखेगी, लेकिन एक सिर्फ पाइप की पट्टी दिखेगी, वायर इसमें नहीं दिखता है। ये आपको इन जनरल इस टाइम भी बहुत जगह मिल जाता है जहाँ पे फंड की कमी होती है, जहाँ पे दीवारें कमजोर होती हैं। हम दीवार के अंदर की वायरिंग न करके केसिंग केपिंग की वायरिंग करते हैं। जो पहले दीवार पे टांगा जाता है उसको केसिंग बोलते हैं, फिर वायर को इंस्टॉल करने के बाद इसके ऊपर जो हम लोग पट्टी का ढक्कन लगा देते हैं उसको हम लोग केपिंग बोलते हैं। तो ये भी ट्रेंड इस समय है, अभी भी बहुत लोग इसको यूज करते हैं जहाँ पे दीवारें कमजोर हो वहां पे। ठीक है, देखिए चौथा क्या है, कंड्यूट वायरिंग। कौन सी है? कंड्यूट वायरिंग।
ये काफ़ी अच्छी वायरिंग मानी जाती है। ये आपको बाहर से कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ आपके लोड पॉइंट और स्विच बोर्ड आपको बाहर दीवार पे मिलते हैं। बाकी सारा का सारा फंक्शन अंदर की तरफ रन करता है। जितने भी वायर वगैरह होते हैं सब कहाँ होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। कंड्यूट पाइप आप लेते हो, पहले घर के अंदर पाइप डल जाता है घर के बनते टाइम ही, उसके बाद हम वायर को खींच लेते हैं अंदर से, और सिर्फ लाइट पॉइंट यानी जितने भी लोड पॉइंट है और जो स्विच बोर्ड है वो आपको बाहर देखने को मिलते हैं। बाकी सारा का सारा सिस्टम कहाँ होता है, सब अंदर होता है। तो ये ट्रेंड में है, ये आपको हर जगह मिलेगा भी, आप जहाँ भी जाओगे ज़्यादातर यही वायरिंग मिलता है। लेकिन इन चारों टाइप के वायरिंग में हमने मेथड कौन सा यूज़ किया, लूप इन मेथड। ऐसा भी कर सकते थे कि अगर हमें टेम्परेरी वायरिंग करनी तो हम ज्वाइंट सिस्टम भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम अगर ज्वाइंट मेथड यूज़ करेंगे तो भी चारों में कर सकते हैं, और अगर लूप इन मेथड यूज करेंगे तो भी चारों टाइप में कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लूप इन मेथड और ज्वाइंट सिस्टम में क्या अंतर है। ये टाइप होता है और वो मेथड होता है। मेथड को टाइप के साथ रिलेट नहीं करना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको फंसा देता है कि टाइप बताइए, आप क्या कर सकते हो, क्या देते हो, मेथड लिख के चले जाते हो। कभी कभी मेथड पूछता है, आप टाइप लिख के चले जाते हो। तो ऐसी गलती अब आगे से नहीं करनी है, टाइप को और मेथड को क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ वायरिंग। ये चारों टाइप की वायरिंग आप लिखोगे अपने से, और इसको आप लोग समझोगे कि आखिर ये होता क्या है। मैंने आपको रफली बता दिया ये क्या चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमने टाइप ऑफ वायरिंग तो देख लिया, लेकिन जब हम अगर वायरिंग करने जाएंगे तो हमें कुछ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ने फंडामेंटल बता रखा है कि जब आप वायरिंग करोगे तो इन बातों का ध्यान रखोगे, इससे कि कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएं, ताकि आप करने जाओ वायरिंग तो वो उसी पे रहें। पता चला कि कहीं आप जा रहे हो, कुछ और तरीके की वायरिंग मिल रही है, दूसरे सिस्टम पे आप कहीं गए ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ आपको कुछ और मिल रहा है, तीसरे जगह आप गए तो वहाँ कहीं और मिल रहा है। तो चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे जरूरत उसकी पड़ जाएगी जिसने किया है उसको, क्योंकि जो किया हो तो जानता होगा, तो आगे तो सारा काम कर लेगा, लेकिन नया आदमी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, सब कुछ स्टैंडर्ड कर दिया गया है कि आप वायरिंग करो तो इस मेथड से करो, ऐसे करो, ताकि इनकेस नया बंदा भी आए तो वो भी पढ़ लिख के आया होगा, वो जानता है कि ये चीज़ें ऐसे ही हुई होंगी, तो अगर कोई फॉल्ट वगैरह आ रहा है तो वहीं पे वो क्या करे, देख सके। तो इसलिए क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें बताई गई हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के द्वारा। तो आइए हम उनको देखते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी होगी जनरल रूल। जनरल रूल फॉर वायरिंग। आप हेडिंग डालेंगे अगला, जनरल रूल फॉर वायरिंग। तो आइए देखते हैं पहला रूल क्या है। देखिए, मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया बता दे रहा हूं डायग्राम का, इसको मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ये आपका पोल है, पोल से वायर आपके एनर्जी मीटर तक जो आती है इसको क्या बोलते हैं, सर्विस मेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विस मेंस बोलते हैं। आपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काफी अच्छे से पढ़ा होगा कि सर्विस मेंस क्या होता है। पोल से एनर्जी मीटर तक का जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विस मेंस बोलते हैं। तो सर्विस मेंस के बाद जो सप्लाई आती है वो एनर्जी मीटर में आती है सीधा। इस एनर्जी मीटर से जस्ट हमारा लगा होता है मेन स्विच, मेन स्विच के जस्ट आगे लगा होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारे क्या होते हैं, अलग अलग यूनिट नहीं कर सकते, इसको हम लोग पॉइंट बोलेंगे, सर्किट बोलेंगे। अलग अलग सर्किटें निकलती हैं। तो यहां से तो हम आगे की जो वायरिंग हम यहां से करेंगे, कहां से करेंगे, यहां से डीबी लगाएंगे, डीबी के आगे स्विच बोर्ड लगाएंगे। ये वायरिंग कहाँ जाएगी, वायर कहीं ना कहीं स्विच बोर्ड में जाएगी, ये कहीं और स्विच बोर्ड में जाएगी, ये कहीं और स्विच बोर्ड में, यानी कि अलग अलग स्विच बोर्ड में जाएगा ये। तो जो अलग अलग स्विच बोर्ड में जाएगा, तो ये मीटर जो एनर्जी मीटर है वो आप कहाँ लगाओगे। ये जो एनर्जी मीटर है, आप ऐसा तो है नहीं कहीं घर पे लगा दिए, या फिर घर के अंदर लगा दिए, या फिर बाथरूम में लगा दिया, किचन में लगा दिए, नहीं, या फिर छत पे ले जाकर लगा दिए हो आप। पता चला कि एनर्जी वो रीडिंग वाला आ रहा है,
आपके छत पे पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो एनर्जी मीटर ऐसी जगह लगाते हैं जहां पे कि आराम से इलेक्ट्रिसिटी का आदमी आए, डिपार्टमेंट का आदमी आए, आपके मीटर की रीडिंग ले, आपको बिल दे और चला जाए। अगर आप घर के अंदर लगा दोगे, इन केस वो आया, आप घर पे थे ही नहीं, तो आपका रीडिंग वो नहीं ले पाएगा, तो आपको भी समस्या होगी, उसको भी समस्या होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी रूल ने ये कह दिया कि आप एनर्जी मीटर ऐसी जगह लगाओगे जहां पे कि अगर बिजली विभाग का आदमी आ रहा हो तो उसको रीडिंग लेने में आसानी हो। तो आपने कहा ठीक है, हम तो घर में लगाएंगे तो रीडिंग लेने में दिक्कत तो आएगी, कितने टाइम तक हम घर पे रहेंगे, हो सकता है कि ऐसी कंडीशन पे आए कि हम घर पे हो ना हो, आए चला जाए, हम बाहर लगा देंगे। अब बाहर आपने ऐसी जगह लगा दिया है कि बरसात में उस पर पानी पड़ रहा है, धूप में उस पर धूप पड़ रहा है, बरसात में उसको कोहरा लग रहा है, तो ये भी तो कोई मटेरियल ही है। अगर धूप पानी बरसात ये सब लगेगा इसको तो ये खराब हो जाएगा। तो ऐसा भी जगह चुनते हैं कि वहां पे धूप पानी वगैरह ना लग रहा हो। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप एनर्जी मीटर के लिए ऐसा जगह सेलेक्ट करोगे ताकि वो धूप बरसात से बचा रहे और जो बिजली विभाग का आदमी रीडिंग लेने के लिए आ रहा है वो आसानी से रीडिंग को लेके चला जाए। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखोगे। और इसकी हाइट क्या होगी, कुछ ऊंचाई पे तो लगाओगे ना। पता चला आपने छत के लगा के, आपका छत यहाँ है, छत के पास में आपने लगा रखा है, वो तो बेचारा सीढ़ी लेकर घूम नहीं रहा है, वो आएगा उसको तो दिखेगा नहीं, मीटर तो सामने दिख रहा है और बरसात से भी बच रहा है, धूप से भी बच रहा है, लेकिन इतनी ऊंचाई पे है कि वो रीडिंग नहीं ले पा रहा। अब आप उसको सीढ़ी ला के दोगे तो रीडिंग लेगा। ऐसा केस बनता है क्योंकि अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे बाहर है तो परेशान करेंगे, ईंट उस पे मारेंगे, पत्थर मारेंगे, या बंदर है तो बंदर परेशान करेंगे अगर आपके इलाके में। तो इन चीजों से बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, काफी ऊपर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए बता दिया गया है कि 1.5 मीटर पर ही एनर्जी मीटर लगना चाहिए। तो पहला आप लिखोगे क्या, रूल में पहला लिखोगे कि एनर्जी मीटर ऐसे स्थान पर लगा हो जहां पर वह धूप, वर्षा आदि के प्रभाव से मुक्त हो और विद्युत सप्लायर वहां आसानी से पहुंच सके ताकि वह रीडिंग को ले सके। ठीक है, आप इतनी बातों को नोट करोगे पहले रूल में। अब पहले रूल में आप इसको नोट कर लिए। मैं थोड़ा अगर फास्ट बोल रहा हूं तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा टेक्नोलॉजी है। आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या कह रहा है। दूसरा नियम यह है कि अगर आपने यहाँ पे एनर्जी मीटर लगा दिया, एनर्जी मीटर लगा दिया, तो जस्ट इसके बाद आपको क्या लगाना होगा, मेन स्विच बोर्ड। आपको मेन स्विच बोर्ड जस्ट उसी के बाद में लगाना होगा। उसके साथ साथ इस मेन स्विच बोर्ड में प्रोटेक्शन सिस्टम भी होना चाहिए, यानी कि फ्यूज यूनिट भी लगा होना चाहिए। अब चूंकि इस समय तो और भी एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम आ रहे हैं, लेकिन हम अगर बाबा आदम खान के जमाने की चीजों को पढ़ रहे हैं तो उसको फॉलो करेंगे। अब रूल बन गया 1960 में, तो उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो जस्ट एनर्जी मीटर के बाद मेन स्विच बोर्ड लगना चाहिए और फ्यूज यूनिट के साथ। तो ये आप दूसरा पॉइंट भी लिखोगे। आप तीसरे पॉइंट में देखिए क्या लिखोगे। तीसरे पॉइंट में आप ये लिखोगे कि मेन स्विच जो है, उस मेन स्विच के तुरंत बाद, मेन स्विच के तुरंत बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाओगे। क्या लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिया तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपको पता है कि सर्किट 1 निकलेगी यहाँ से, सर्किट 2 निकलेगी यहाँ से, सर्किट 3 निकलेगी यहाँ से, और भी हो सकता है एंड सर्किट निकाल सकते हैं इसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, जितनी हमको जरूरत होगी निकालेंगे। तो जितनी भी सर्किट निकल रही हैं इनमें भी फ्यूज यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्यूज यूनिट हर एक सर्किट में होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, जब भी फेज निकल रहा हो, जितने भी फेज निकल रहे हो। तो ये अगला रूल कहता है हमारा तीसरा रूल। तो आप इसको भी नोट कर लोगे। अब बात आ गई कि ये तो 1.5 मीटर पे हो गया, अब ये कहाँ लगेगा। ऐसी जगह लगा दिए कि हमसे चल ही नहीं रहा है, छोटा आदमी है उससे चल ही नहीं रहा है, सीढ़ी लगा के आप चढ़ा रहे हो, तो ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करते।
क्या करते हैं, इसको भी हम लोग 1.5 मीटर और इसको भी 1.5 मीटर पे रखते हैं। तो ये नोट कर लेंगे उसी में आप कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मेन स्विच बोर्ड की ऊंचाई होती है वो ये चौथे में आप नोट कर लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मेन स्विच बोर्ड की ऊंचाई ग्राउंड से ये 1.5 मीटर कहीं से नहीं है। अगर आपका ग्राउंड है यहाँ पे तो इस ग्राउंड से यहाँ तक होगा। तो आप इसको भी याद रखोगे चौथे पे कि इनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए। अब देखिए पांचवा क्या कह रहा है। पांचवा ये कह रहा है कि अगर आप लाइट एंड फैन के लिए यूज कर रहे हो, आपके घर में सप्लाई तो आ गई, देखिए अब मेन स्विच तो आ गया आपका, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक काम हो गया आपका। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद ये मान लेते हैं आपका डीबी है, ये आपका सर्किट जो है लाइट एंड फैन के लिए जा रहा है। आपको पावर सर्किट भी चलाना है, यानी कि पावर सर्किट भी चलाना है। पावर सर्किट मैंने आपको बताया अलग होता है, जिसमें हम लोड ज्यादा कंजप्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि लाइट फैन भी इसी से चला रहे हैं और इसी से आगे एक ज्वाइंट करके हम क्या चला रहे हैं, पावर ही चला रहे हैं, ये हो जाएगा गलत। अगला नियम हमारा ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम लाइट फैन के लिए अलग सर्किट लेकर चलेंगे, यानी कि जो इंटरनल वायरिंग की लो लोड है उसके लिए हम अलग सर्किट लेकर चलेंगे और पावर के लिए अलग सर्किट लेकर चलेंगे। दोनों को एक ही में मर्ज नहीं करेंगे। लाइट के लिए और पावर के लिए अलग अलग वायर भी यूज होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखोगे कि लाइट फैन की सर्किट और पावर की सर्किट अलग अलग होगी। ये भी नोट कर लो, आपकी लाइट के लिए अलग सर्किट और पावर वायरिंग के लिए अलग सर्किट का उपयोग करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 5 पॉइंट। तो चलिए आज की क्लास उम्मीद करते हैं काफी सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट जो है हम अगला जो है हमारे पास लगभग 15 रूल हैं, 15 रूल हैं। इन रूल को हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। कल हम रूल देखेंगे और कुछ पॉइंट कैलकुलेशन का मेथड देखेंगे कि कैसे हम लोग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज आप इतना तैयार करो इंटरनल वायरिंग में। उम्मीद करते हैं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आज की काफी मजा आया होगा, क्योंकि ये नई नई स्टैंडर्ड चीजें हैं। जो मैं ये 15-16 पॉइंट लिखवाऊंगा आप इनको याद कर लोगे, क्योंकि इन 15-16 पॉइंट से कई बार कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे पूछ देता है कभी कभी कि ग्राउंड से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या मीटर बोर्ड की हाइट कितनी रखते हैं। आप इसी में एक चीज और नोट कर लो, छठा आप ये नोट कर लो कि जो स्विच बोर्ड है इसकी हाइट जो होती है 1.25 मीटर होती है ग्राउंड से, यानी कि थोड़ा सा ये क्या होता है, नीचे होता है। ये थोड़ा सा ऊपर होता है। कहाँ होता है, थोड़ा सा ये ऊपर होता है और ये थोड़ा सा नीचे होता है। तो स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए आपसे पूछ देता है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में हम लोगों ने एग्जाम दिया हुआ देखा है। अभी यूपीपीसीएल के एग्जाम में पूछ दिया था कि स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी रखते हैं, 1.25 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। तो आपको किस पे मार्क करके आना है, 1.25 के मीटर। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो 1.5 मार्क के चले जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा। अगर मेन स्विच बोलेगा या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलेगा, एनर्जी मीटर पूछेगा, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ग्राउंड से 1.5 मीटर होगी। लेकिन स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होगी, 1.25 मीटर होगी। अगर कुछ चीजें कंफ्यूजन में रह गई हों तो आप नो डाउट कमेंट नीचे करिए। आप वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट का ऑप्शन रहता है, आप कमेंट करिए, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई करके क्लियर करूंगा। जैसे भी होगा आपका मैं क्लियर करूंगा। तो आज के लिए मात्र और मात्र इतना ही है। इसको आप रिवाइज करिएगा, याद कर लीजिएगा चीज़ों को। आगे हम और नियम जो है उसको पढ़ेंगे और उसके आगे की जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।